वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH102 का लेक्चर नंबर 37 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सबसे पहले डेफिनेशन देख ली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा डेट एड्स द एनालिसिस ऑफ लार्ज डाटा सेट्स। कहते हैं कि हमारे पास जो है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि हम डाटे को एक टेबल की फॉर्म में जो है ना वो प्रेजेंट करवाते हैं ताकि हमारे पास जब ज़्यादा तादाद में डाटा हो तो आपको उसमें से इंफॉर्मेशन फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समराइज स्टैटिकल डाटा बाय असाइनिंग इट टू स्पेसिफाइड ग्रुप्स और इंटरवल्स। कहते हैं कि आपके पास जो है ना इसमें फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस तरह से डाटे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि आपको ग्रुपिंग की फॉर्म में और इंटरवल्स की फॉर्म में डाटा दिया जाता है। 3 स्टेप्स होते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। सबसे पहले कि उसमें से हम डिफाइन करते हैं इंटरवल्स को। अच्छा, आप इंटरवल पता है कैसे कह सकते हैं? जैसे लेट्स से कि आपके पास जो है ना वो 7 स्टेप्स हैं। आपको अगर मैं कहती हूँ कि 1 से लेके 7 तक जो है ना वो अगर आपके पास काउंटिंग है, एक है कि आप डायरेक्ट 1 से लेके 7 तक जो है ना उसको डिफाइन कर दो, ठीक है? या फिर आप उसको ब्रेक कर लो छोटे-छोटे हिस्सों में, यानी कि 1, 1 से बाद फिर नेक्स्ट लाइन लगाई 2, 2 से फिर 3, 4, 5, 6, 7। इस तरह से आपने जो है ना 1 से लेके 7 तक गिनती में इंटरवल्स बना लिए। ये जो है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 7 तक जाते हैं आपने 7 इंटरवल्स बना लिए। तो इसका मतलब ये होता है कि डाटे को आप जब इंटरवल में डिफाइन करते हो ना, तो जब आप 1 से 2 तक गए, फिर 2 से 3 तक, 3 से 4, तो इन सब में जो इंटरवल है ना इसमें एक जैसा टाइम लग रहा होता है, एक स्टेप से सेकंड स्टेप में मूव करने में, ठीक है? तो आपको इंटरवल में आसानी होती है। दूसरा, टैली द ऑब्जर्वेशंस। जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस होती है ना, जितने भी आपके पास नंबर ऑफ डाटा होगा, तो उसको आपको डिफाइन करना आसान हो जाता है। टैली करते हैं, हम काउंट कर लेते हैं कि 1 से लेके तो 2 के दरमियान कितने डिजिट्स आ रहे हैं, कितनी वैल्यूज हमारे मतलब की आ रही हैं, तो हम उसको एक इंटरवल में लिख लेते हैं, ठीक है? ऑब्जर्वेशंस को उस तरह से टैली करना है, इसको कहते हैं। फिर कहते हैं काउंट द ऑब्जर्वेशंस। जब हम बताते हैं ना कि इतने में, एक में पहला जो फंक्शन है उसमें 7 वैल्यूज पड़ी हुई हैं, सेकंड वाला इंटरवल है उसमें जो है ना वो 2 पड़ी हैं, जितनी भी पड़ी हुई हैं। इस तरह से आपको समझ आ जाती है कि किस रेंज में कितना डाटा आ रहा है, ठीक है? फिर आता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच इंटरवल बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आप डिवाइड कर देते हो जितनी आपके पास फ्रीक्वेंसी है उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। ये मैं आपको बताती हूँ आगे, हम नेक्स्ट टेबल देखते हैं ना, तो उसको मैं इजीली डिफाइन करती हूँ। सिंपली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग विद इन द इंटरवल। जैसे आपका रिजल्ट आता है तो आपने एक एक सब्जेक्ट का जब निकालते हो ना परसेंटेज, तो क्या करते हो कि अगर 75 में से है ना आपके 35 मार्क्स हैं, तो आप क्या करते हो कि 75 को नीचे रखते हो, 35 को ऊपर रखते हो और डिवाइड कर देते हो। 35 को 75 पर डिवाइड किया तो आपके पास उसकी परसेंटेज आ जाती है। ये रिलेटिव परसेंटेज होती है। फिर है आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड बाय समिंग द फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग एट द लोएस्ट इंटरवल एंड प्रोग्रेसिंग थ्रू द हाईएस्ट। भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास ऐसे है कि आपके पास ना जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है ना, आप यहाँ पे एग्जांपल में देखें, मैं सारी चीजें इकट्ठी समझाती हूँ। सबसे पहले इन्होंने आपको दिया हुआ है हाइट रेंज। ये आपके पास जो है ना ये एक क्लास डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है इन्होंने कि जो 4.5 फीट से लेके 5 फीट तक हैं वो पहले आपके पास इंटरवल में आ रहे हैं। दूसरा इंटरवल आपका 5 फीट से लेके 5.5 फीट तक है, फिर 5.5 से 6 तक, फिर 6 से 6.5। इस तरह से ये इंटरवल बना लिए हैं। अब फ्रीक्वेंसी देखें कैसे बनी है। 4.5 से लेके 5 फीट तक जितने भी जो है ना वो पर्सन की हाइट आ रही है ना, वो सारी की सारी जितने भी पर्सन होंगे ना उसको काउंट करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा। 25 बंदे हैं भाई जो इस रेंज में आ रहे हैं, 35 बंदे हैं जो 5 से लेके 5.5 की रेंज में आ रहे हैं, इस तरह से 29 है जो 5.5 से 6 तक आ रहे हैं, और 11 हैं जो 6 से 6.5 फीट के दरमियान आ रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से डाटा आसान हो जाता है, हमें समझ आ जाती है कि अच्छा इस तरह से हुआ है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हमने जो ना देखी तो वो क्या थी, आपके पास है 25 फर्स्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इस 25 में आप जब 35, ये देखें फ्रीक्वेंसी पहली वाली वैल्यू सेम रहती है। आपके पास फ्रीक्वेंसी 25 थी ना, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 25 ही है। अब आप इस 25 में ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के 25 में आप फ्रीक्वेंसी का 35 प्लस करें तो 25 और 35 हो जाएगा 60। वो अब आपने लिख लेना है सेकंड वाले कॉलम में, ठीक है?
सेकंड रो में। अब इस 60 को लेना है और इस 60 में जो आपके पास फ्रीक्वेंसी की थर्ड रो है ना 29, उसको जमा कर देना है। 60 में 29 को जमा करेंगे 89 आ जाएगा। अब इस 89 में आपने 11 को प्लस करना है फ्रीक्वेंसी वाले टेबल के, तो फिर वो आपके पास 100 आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हो। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो भाई आप इन सबको करें, भाई 25 है ना फर्स्ट वाली वैल्यू, इसको आप डिवाइड कर दें भाई टोटल कितनी आपका पास सम बन रहा है इसका फ्रीक्वेंसी का, 25, 35, 29, 11 इन सबका सम करें। जो वैल्यू आएगी आपने 25 को उसके ऊपर डिवाइड कर देना है, वो 100 आ रही होगी वैल्यू। 25 को भी 100 पे डिवाइड किया, फिर 60 को आपने 100 पे डिवाइड किया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में 35 को 100 पे डिवाइड, 29 को 100 पे डिवाइड और 11 को 100 पे डिवाइड। सेम जैसे इस तरह से हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की, इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो जो आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आई थी उन सबको भी 100 पे डिवाइड करते जाएंगे तो क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर आपके पास आता है बार चार्ट। आपने जो ना डाटा को वो चार्ट के फॉर्म पे इजीली रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। अ बार चार्ट ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स द डाटा सेट्स बाय रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसीज एज हाइट्स ऑफ बार्स। तो इसको हम यहाँ से देखेंगे, ये बार चार्ट है भाई। आपने जो है ना जो हॉरिजॉन्टल है ना उसके ऊपर आपने लिया हुआ मेल और फीमेल के चार्ट को, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया इंटरवल को, और जो आपने वर्टिकली है ना वो आपने बताया हुआ है कि कितना आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं। 6.4 से स्टार्ट किया इन्होंने भाई, 6.6 आपकी मर्जी, आप जो भी रख सकते हैं, आपको जो भी डाटा गिवन किया होगा। अब आपने बार के जरिए आपको देखिए समझने में आसानी नहीं हो रही कि जो फीमेल है वो कम है, वो 7 तक है, जबकि मेल जो है ना वो 8 तक है। तो इनके दोनों के बार थोड़े मुख्तलिफ बने हैं। पहला वाला शॉर्ट था तो उसका मेल वाला जो बार है वो बड़ी है, तो वहां से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि मेल की तादाद ज्यादा है और फीमेल की कम है। ठीक है, इस तरह से फिर आपके पास बार चार्ट जो है रिप्रेजेंट अगर कर रहा है वो डाटा कॉन्टिन्यूज, तो उसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। फिर इफ द बार्स हैव नो स्पेसेस बिटवीन देम थ्रू देयर मे बी बार्स विद जीरो हाइट विच कुड बी लाइक दिस। भाई आप यहाँ पे देखें क्या कहते हैं कि आपके पास यहाँ पे है क्लास बाउंड्रीज आपको गिवन करवाई हुई है। अब इन बार्स के दरमियान कोई भी स्पेस नहीं ना आ रही, इसका मतलब है ये कॉन्टिन्यूस डाटा है और इस डाटा को हिस्टोग्राम भी कहते हैं। अब पहले देखिए फर्स्ट पे 1, अब उन्होंने कलर्स डिफरेंट कर दिए ताकि आपको समझ में आसानी हो कि कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो जिनकी रेंज 54.5 से 5.9.5 के दरमियान आ रही है ना, उनको इन्होंने ब्लू कलर दे दिया है। ठीक है, उसके बाद 59.5 से लेकर 64 के दरमियान जो आ रही है उसको रेड कलर दे दिया है। फिर 64 से लेके 69.5 तक आ रही है उसको इन्होंने ग्रीन कलर दे दिया, पैरेट कलर। फिर पर्पल कलर और इस तरह से ही आपको इन्होंने ब्लू कलर दिया हुआ लाइट ब्लू में। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये डिफरेंट शेड्स हैं ब्लू की। कहने का मतलब ये है कि आप डाटा को रिप्रेजेंट करवा सकते हो डिफरेंट कलर्स के साथ और बता सकते हो कि ये वाला डाटा इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके पास हिस्टोग्राम था। फिर आता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बतानी है तो आइडेंटिफाइड एज द रेशियो बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास एंड अ क्लास विड्थ। इसमें आपने क्या करना होता है कि आपके पास रेशियो बतानी होती है क्लास की फ्रीक्वेंसी में और क्लास की विड्थ में कितना फर्क आ रहा है, वो आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है। आपके पास जो नीचे एग्जांपल है ना उसको देखें, हाइट रेंज बताई हुई है, क्लास की विड्थ भी दी होगी और फ्रीक्वेंसी भी दी होगी। जब आपके पास क्लास विड्थ भी और फ्रीक्वेंसी भी हो तो फार्मूला ऊपर वाला याद रखें, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते जाएं क्लास विड्थ के ऊपर। 1 को 5 पे डिवाइड किया, फिर 5 को 5 पे डिवाइड, 5 पे डिवाइड, 3 को 5 पे डिवाइड किया और 1 को 5 पे डिवाइड किया, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का टेबल बन जाएगा। ऊपर वाला फार्मूला उसको याद कर लें और ये दो चीजें गिवन की होंगी, तीसरी आपने खुद ही बना लेनी है, ये शॉर्ट में आ सकता है। फिर आगे नेक्स्ट ग्राफ है भाई, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती हैं, वही रेंजेस बताई हुई कौन सी किस रेंज से कहां तक आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है ना वो है फ्रीक्वेंसी के बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है ना पहले वाला सेम आ जाती है 4, अब उस 4 में 7 को ऐड करें 11 आ जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। फिर उस 11 में 8 को जमा करें 19 आ जाएगा, 19 में 7 जमा किया 26 आ गया, 26 में 8 जमा किया 34 और 34 में 4 जमा किया तो 38। जब ये चीजें आ गई हैं फिर आपने इसको ग्राफ पे बताना है। अगर तो देखें कि आपके पास ग्राफ की जो फॉर्म बन रही होगी ना कि आपके पास 54 पॉइंट पे क्या आ रहा है, 62 पे, 66.5 पे, इन सबको आपने इन सारे पॉइंट्स को लाइन से मिला देते हो तो ये आपके पास जो है ना वो ग्राफिकल फॉर्म बन जाती है डाटा को रिप्रेजेंट करवाने की। ठीक है, बस इतना खास इसमें कुछ भी नहीं बताने वाला। फिर नेक्स्ट आपके पास जो है ना एग्जाम्पल है कि इन आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं और नंबर ऑफ पीपल है।
तो आपने रिप्रेजेंट करना है अगर डाटे को पाई चार्ट में, तो आप कैसे करते हो? तो ये सिंपल सा यहाँ से देखें भाई, आपको पाई चार्ट हेल्प करता है बताने में कि कौन सा डाटा कितना है, उसकी तादाद कितनी है। अब सबसे देखिए, सबसे कम कौन सा इसमें ड्रम है, वो सबसे कम 5% पे है। सबसे ज्यादा कौन सा मैं आपको बताऊं तो वो क्या है, गिटार है, वो 39% पे है। तो इस तरह से जब हम ग्राफिकल पाई की फॉर्म में डाटे को बताते हैं ना, एक पाई जो होती है ना टोटल कितनी होती है, 360, जो है ना वो उसकी डिग्री होती है पाई की, मतलब घूम के अगर वो वापस आता है तो वो 360 पे होता है। अब उसमें से उन्होंने बता दी कितनी कितनी परसेंटेज किस चीज को एलोकेट की जा रही है, तो यहाँ से आपको डाटा ईजी होता है डिफाइन करने में। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आ जाता है जिसमें लेक्चर नंबर 38, 39 और पार्ट 40 को भी हम जो है ना आज ही डिस्कस करेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? आपने स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा, पीछे से फोकस किया अच्छे से, फिर आपको पता चलता है कि आपके पास कुछ मेजर्स भी आते हैं, तो उसमें डाटे को आप डिफाइन करते हो। मेजर्स ऑफ लोकेशन, सबसे पहले तीन स्टैटिस्टिक्स में हम कंसर्न करते हैं मेजर्स को। पहला होता है मेजर ऑफ लोकेशन। भाई लोकेशन से पता चल रहा है कि ये बताता है कि डाटा कहाँ लोकेट किया गया है, उसका जो है ना वो सेंटर कहाँ पे है, और ये सारी चीजें। वेयर द डाटा इज क्लस्टर्ड और सेंटर्ड, किस जगह पे डाटा पड़ा हुआ है। आल्सो कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दोनों दो नाम है इसके। फिर आता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसमें डाटा को स्प्रेड किया जाता है, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर। आपने सेंटर से डाटा को सारे को स्प्रेड करना होता है, कहाँ कहाँ के पे डाटा जो है ना वो पड़ा हुआ है। फिर मेजर ऑफ शेप, और फिर आपने बताना होता है डाटा की शेप कौन सी है, कौन सा डाटा पीक पे हाई पड़ा हुआ है, कौन सा डाटा सबसे बिलो पड़ा हुआ है, लो पड़ा हुआ है। फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ते हैं। द सेंट्रल टेंडेंसी इज मेजर्ड बाय एवरेजेस। आपने अगर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना है तो वो उसको मेजर करने के लिए आप क्या करते हो, एवरेजेस फाइंड करते हो। दीज डिस्क्राइब्स द पॉइंट अबाउट विच द वेरियस ऑब्जर्व्ड वैल्यूज क्लस्टर। ये बताता है कहाँ कहाँ पे वैल्यूज फैली हुई हैं और कितना कितना वो जो है ना वो एरिया ले रही हैं। मैथमेटिक्स में आप एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा सेट रेफर्स टू द मेजर ऑफ मिडल और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डाटा सेट। तो सेंट्रल का मतलब भी और एवरेज का मतलब भी, ये दोनों चीजें आपने आम भी लाइफ में सुनी होती है। इसको हम एवरेज मतलब वो चीज जो दरमियान में कहीं पे लाइक कर रही होती है, तो इधर भी इसका मतलब मिडल ही है या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है कि हाँ भाई इतने चांसेस हैं ये चीज हो सकती है। फिर आप कुछ पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स, जिसमें अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, वेटेड मीन है, हार्मोनिक मीन है, मीडियन है और मॉड है। अब ये जितने भी मैंने आपको बताया ना, इन सब के दो दो फार्मूलाज आगे आने हैं, तो हम उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा अरिथमेटिक मीन। भाई अरिथमेटिक मीन आप शुरू से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में पढ़ते आए हो। यहाँ पे जो इसका मतलब है ना वो ये है कि अरिथमेटिक मीन में आपके पास मिसाल ले लें, मैं आपको आसान मिसाल समझाऊंगी। आपके पास 10 वैल्यूज हैं, आपने उन सब का एवरेज फाइंड करना है ना, तो उसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं। एवरेज मतलब मिडल फाइंड करना है कि इसका एवरेज क्या बन रहा है। आपके पास जितनी वैल्यूज होती है ना, जितना डाटा इन्होंने आपको दिया होता है उस सारे को जमा करो और उसको काउंट करो टोटल कितने हैं, उसके ऊपर डिवाइड कर दो, तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाता है। जैसे उन्होंने बताया हुआ कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक्स बार इक्वल्स टू एक्स बार से डिनोट करते हैं अरिथमेटिक मीन को, आपने ये याद रखना है। x1 कोई भी वैल्यू एक समझ लें, x2 कोई दो नाम ले जिसको, x3 3 है, इन सबको जमा करके टोटल जी जितने भी ना उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाता है। एक तो ये फार्मूला इसका हो गया। अब जब डाटा आपके पास जो है ना वो अनग्रुप्ड है ना, तब ये वाला फार्मूला लगेगा। अनग्रुप्ड का मतलब भी समझ, और ग्रुप्ड का भी। जिस डाटा के साथ एफ वाला टेबल यानी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है ना, वो डाटा ग्रुप्ड होता है, और जिसके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती वो डाटा आपके पास होता है अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड इजीली सॉल्व हो जाता है और वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आता है। ग्रुप में थोड़ा सा काम होता है, इसलिए ये लॉन्ग में आता होता है, और ये थोड़ा सा पहले फार्मूले के साथ सॉल्व होना होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। अब देखें, इन्होंने नीचे जो फार्मूला दिया हुआ है ना अर्थमेटिक का, वो ग्रुप डाटा के लिए दिया हुआ है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी भी साथ गिवन है, z बार इक्वल्स टू सम एफ जी डिवाइडेड बाय सम एफ। तो यहाँ पे एफ भी आया ना, तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्रुप डाटा है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने एग्जांपल से भी समझाया, पहले इन्होंने एग्जांपल दिया है इसकी, ये इन्होंने सिर्फ जहाँ पे ना आपको डाटा दिया हुआ है अनग्रुप्ड के साथ आपको क्वेश्चन करवा दिया, ग्रुप में आएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसको कैसे करना है। तो पहले ये देखें कि इन्होंने कहा है मैथ एग्जाम स्कोर्स ऑफ 9 स्टूडेंट, तो 9 आपके पास n आ गया फार्मूले में, सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n है ना, तो n आ गया वो 9 होगा, और सम करना सारी जो इन्होंने वैल्यूज दी इन सबको जमा करो, 9 पे डिवाइड करो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर इन्होंने फ्रीक्वेंसी का टेबल दिया होता ना, तो हमने जो x वाला टेबल इन्होंने हमें दिया होना था और जो f वाला टेबल दिया होना था, उन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करना था, और फिर मल्टीप्लाई करके एक नया टेबल बना था जिसका नाम होना था सम ऑफ x या सम ऑफ y। उसका आपने सम लेना था,
उसको ऊपर रखना था और डिवाइड कर देना था जो भी आपके पास एफ है ना, एफ वाला कॉलम, उसका सम लेके उसके साथ आपने डिवाइड कर देना था। ठीक है, अब आता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में आप क्या करते हो भाई, इज ऑफन यूज्ड व्हेन कैलकुलेटिंग इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न्स ओवर मल्टीपल पीरियड्स। भाई जब भी आपके पास जो है ना वो ज्योमेट्रिक मीन का जिक्र आता है तो वहां पे आप जो है ना वो डील कर रहे होते हो किसी न किसी चीज को आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो और उसमें nth रूट आपके पास आ रही होती है और इसको आप ग्रोथ रेट बताने के लिए फाइंड करते हो। याद रहे, आपने जब भी ग्रोथ रेट बताना होगा ना उसमें आप ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करे होंगे। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला भी देख लें, अंडर रूट होती है, nth रूट होती है, यहाँ पे जितनी भी आपके पास वैल्यूज होंगी ना, n की वैल्यू जो भी होगी वो आपने अंडर रूट में लेनी है, यानी कि 1/n उसका लेना होता है और अंदर वैल्यूज आपको गिवन की होती है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। एक इसका ये एग्जांपल जो नीचे दिया ना उसको हम बाद में देखते हैं हम साथ साथ। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ डाटा आपने ग्रुप के लिए फाइंड करना है तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन, जितनी भी वैल्यूज हैं उनको सम ऑफ एफ से मल्टीप्लाई करो और उसकी पावर 1/n ले लो। अच्छा ये मुश्किल फार्मूला, जरा मैं आपको इसका आसान फार्मूला बताती हूँ। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए हम यहाँ तो ऐसा करते हैं कि nth रूट लेते हैं, जब अगर डाटा अगर आपके पास जो ना वो अनग्रुप्ड है तो आप अंडर रूट लो nth रूट के साथ और बीच में सारी वैल्यूज, nth रूट का मतलब ये है कि अंडर रूट लो और उसकी पावर में 1 n लो, या फिर जितनी वैल्यूज है वो सारी की सारी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करो और उस सब का होल की पावर 1/n लो और 1 जो n की वैल्यू आएगी ना, n की वो वही वैल्यू होगी कि आपने देखना कितनी टोटल वैल्यूज आपको उन्होंने दी हुई है उनको गिन लो और वो आपके पास n की वैल्यू होगी। ठीक है, तो दूसरा इसका ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है एंटी लॉग, आप लिख लें बेशक, एंटी लॉग समेशन लॉग x डिवाइडेड बाय n। तो ये आपके पास फॉर्मूला है दोनों अनग्रुप डाटा के लिए। अगर आप चाहते हैं कि डाटा आपके पास ग्रुप्ड हो तो फिर क्या होगा आपके पास अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन सॉरी, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा एंटी लॉग सम f log x डिवाइडेड बाय सम f। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एंटी लॉग सम आप लेंगे f का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे log x के टेबल के साथ और उसको फिर आप डिवाइड कर देंगे सम ऑफ f के साथ। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पे इन्होंने ना आपको इतना डिटेल से कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ, बस मोटी मोटी चीजें बताई हुई हैं, ज्यादा डीप में नहीं ले गए। अब आपको इन्होंने भाई दे दिया एवरेज का जिक्र, जब आ जाए समझे अर्थमेटिक मीन की बात आ रही है, कह रहे हैं कि कंपनी हैज ग्रोन ओवर द 10th लास्ट 3 years बाय 10 million 12 million और 14। अब 3 जो है ना वो आपके पास n की वैल्यू है और ये आपको 10 12 और 14 जो दिया हुआ है उन सबको जमा करें और 3 पे डिवाइड कर दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एवरेज पूछा हुआ था और एवरेज मैंने आपको बताया अर्थमेटिक मीन को कहते हैं। तो आपने इन तीनों को 10 12 और 14 को लेना है, जमा करना है, डिवाइड 3 पे कर देना है, तो आपके पास एवरेज अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। नेक्स्ट है देखिए एवरेज ग्रोथ रेट। ग्रोथ आपको मैंने बताया ये अर्थमेटिक मीन होता है, तो आपने क्या करना है, आपको इन्होंने परसेंटेजेस जो दी हुई है ना, ये 2.5%, 3%, 3.5%, आपने इन सारी वैल्यूज को लेना है, इनके परसेंटेजेस को पहले फाइंड कर लेना। ठीक है, 2.5 को लें और इसको डिवाइड करें 100 के ऊपर, 3 को लें उसको 100 पे डिवाइड करें, 3.5 को लें 100 पे डिवाइड करें। जब ये वैल्यूज आ जाएंगी इन तीनों को अंदर रखना है और इसका nth रूट ले लेना है 1/3। तो यहाँ से आपके पास ज्योमेट्रिक मीन भी आ जाएगा। फिर आता है वेटेड मीन। वेटेड मीन में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ w वाला कॉलम आपके पास इन्होंने दिया होता है खुद ही। अगर इन्होंने साथ आपको x की वैल्यू दी है ना तो फिर साथ उसका वेट भी बताते हैं, पहली वाली वैल्यू साथ उसका वेट, दूसरी वैल्यू उसका वेट। इन्होंने वेट बताए होंगे, वैल्यूज को लेना है और उनको अपने उनके वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है और उन सबको जमा कर लेना, डिवाइड कर देना सिर्फ वेट के सम के ऊपर। देखिए ना, x बार इक्वल टू w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस सो ऑन। ठीक है, wn xn और इसको डिवाइड कर देना सिर्फ वेटेड को, सब सारे वेट्स को जमा करके उसके ऊपर, तो फिर आपके पास वेटेड मीन जो है ना वो आ जाता है। नोट भी देखना, अर्थमेटिक मीन इज वेटेड मीन वेयर ऑल द वेट्स इक्वल्स टू 1। कहते हैं जब आपका अर्थमेटिक मीन है ना वो वेटेड मीन तब होता है जब सारे वेट एक के इक्वल होते हैं। एमसीक्यू को तौर पर देख लें भाई, याद रख लें। फिर नेक्स्ट आपको 20 स्टूडेंट्स का डाटा दे दिया और कहते हैं 30 स्टूडेंट्स हैं एंड वन विद 30 स्टूडेंट्स द ग्रेड इज ईच क्लास ऑन अ टेस्ट वेयर। अब आपको उन्होंने देखा मॉर्निंग क्लासेस के भी दे दिए, ये 20 हैं और जो इवनिंग क्लासेस दी हैं उनके 30 पर स्टूडेंट्स दे दिए हैं। कहते हैं आपने इसके एवरेज स्कोर बताने स्टूडेंट्स के, इफ द एवरेज फॉर द मॉर्निंग क्लासेस इज 80, जो एवरेज बन रही है वो 80 बन रही है और जो इवनिंग क्लासेस है वो 90 बन रही है। सबसे पहली बात तो आपने क्या करना है भाई, देखें कि आपके पास मॉर्निंग क्लासेस के जो भी आ रहे थे ना सबको जमा करें। पहले सारी मॉर्निंग क्लासेस जो 20 स्टूडेंट्स थे ना उसका डाटा जमा किया, जमा करके आपने उसको डिवाइड कर देना है। उन्होंने कहा है कि ये जो दोनों है ना
एक मिनट, obtained by either average of all numbers without regard of classes। अगर हम क्लासेस का हिसाब नहीं रखते तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स बन रहे हैं टोटल, 20 और 30 कितने बनते हैं, 50 बनते हैं ना। तो हमने इन सब को, अगर हम इन सब का टोटल करते हैं ना, यानी कि 20 और 30 इन सबको जमा करें, सम करें इन सबका, वो ऊपर आएगा 4300। और इनको यानी कि 20 और 30 50 स्टूडेंट्स है, उसको 50 पर डिवाइड करें तो हमारे पास इन सब की जो एवरेज आ रही है ना वो 86 आ रही है। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स करते हैं अलग अलग वेट करें ना, तो फिर वेट करने का क्या मतलब होता है, वेट में मैंने कहा था x1 w1, तो पहले कितने थे, पहले है 20, पहला वेट क्या है 20 यानी कि x की वैल्यू 20, और उसको किसकी, उसकी एवरेज कितनी इन्होंने बताई थी 80 जमा, और दूसरा वाला x2 क्या है 30 और उसका वेट कितना है 90, उस पर डिवाइड किया, और फिर नीचे सिर्फ w1 और w2 की वैल्यू यानी कि 20 प्लस 30, तो वो इन सबको आप जब सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास 86 के इक्वल आ जाएगा। फिर आपके पास है हार्मोनिक मीन, आपने फाइंड करना है, वो कैसे करते हैं, ये बड़ा आसान होता है। आपके पास जो अरिथमेटिक मीन आया होता है ना, उसी की तरह का ये सेम फार्मूला है, सिर्फ इतना करना होता है, उसमें होता था सम x डिवाइडेड बाय n, जबकि इसमें n ऊपर आता है और जो नीचे सम ले रहे होते हैं ना उसको पार्शियल में यानी कि उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, x है तो उसको 1/x कर देते हैं, x2 था तो इसको 1/x की 2 कर देते हैं। सिंपली इसको अगर देखें ना, एग्जांपल देखें, कहते हैं यू गो ऑन 100 किलोमीटर ट्रिप, सपोज यू ट्रेवल हाफ द टाइम 40 किलोमीटर एंड हाफ ऑफ द टाइम 60 किलोमीटर, तो आपने स्पीड बतानी है एवरेज। पहली बात ये कि हार्मोनिक की पहचान होती है स्पीड से, ठीक है, जैसे एवरेज ग्रोथ थी तो वो ज्योमेट्रिक मीन के लिए होता है, और जब स्पीड की बात आती है तो वो आपके पास हार्मोनिक मीन की बात होती है। अब सबसे पहली बात, इन्होंने 40 और 60 दिया हुआ है, ये दोनों आपके पास है n की वैल्यूज, यानी कि n की वैल्यूज 40 और 60 है, आपने इसको जो है ना वो ऊपर रखना है, और ये दोनों कितने, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 2, उस पर डिवाइड करेंगे। अर्थमेटिक मीन के लिए ऐसे ही करते हैं ना, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना हो तो पहली दो जो इन्होंने दो वैल्यूज दी हुई हैं उनको जमा किया और डिवाइड कर दिया, जितनी वो इनकी तादाद है, यानी कि 40 और 60 दो थे, उनको जमा किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। फिर आप जब इसका हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे तो वो जो n है ना, यानी 2 को ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे सम, यहाँ पे 40 था तो उसका उलट कर लो, यानी कि 1/40 कर दो, और 60 था तो उसको भी आप रेसिप्रोकल ले लो, 1/60 कर दो, 1/40 प्लस 1/60 जब करोगे जो आएगा 2 को उसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो 48 किलोमीटर जो आवर है आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। फिर उसके बाद है आपके पास मीडियन, मीडियन फाइंड करना था, मीडियन होती है मिडल मोस्ट वैल्यू, ठीक है, सादे लफ्जों में अगर हम देखें तो मीडियन जो है ना, आपने अगर फाइंड करना है ना, वैसे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और कहते हैं भाई इसका मीडियन फाइंड करें, सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको अरेंज कर लेना, जितनी भी वैल्यूज इन्होंने आपको दी होंगी सारी अरेंज की। अरेंज करने के बाद आपने देखना है कि आपके पास वैल्यूज इवन है या ऑड है। अगर इवन है उसके लिए फार्मूला अलग है, ऑड के लिए अलग है। मोस्टली हम फार्मूला लगाते हैं n+1 डिवाइडेड बाई 2, आपने ये याद रखना है, फार्मूला n+1 डिवाइडेड बाई 2, n जो होता है ना वो जितनी वाली जो उनकी काउंट कर लेना वो कितनी है, वो n होगा, उसमें प्लस करना है आपने 1 को 2 पे डिवाइड कर देना है, जो भी आपके पास आएगा ना नंबर, वो उस नंबर वाली वैल्यू को आपने देखना है, वो नंबर नहीं देखना, आपने देखना अगर 7 आंसर है ना, आपने सारी जो अरेंज की हुई ना वैल्यूज में जो 7 होगा ना वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा, 7 वाली पोजीशन के ऊपर जो पड़ा होगा। ये आपके पास होता है मीडियन फाइंड करने का तरीका। या फिर आपके पास जो नीचे इन्होंने लिखा हुआ है ना 1/2 xn/2 प्लस xn/2 प्लस 1, आप x को भूल जाएं, आप सिर्फ देखें 1/2 n/2 प्लस n/2 प्लस 1, ये आपने इवन नंबर के लिए करना है, और ऊपर जो है ना आपके पास n+1 डिवाइड बाई 2 ये आपने ऑड नंबर के लिए करना होता है, ठीक है। और मीडियन का ग्रुप का जो आपके पास फार्मूला ना, अगर डाटा ग्रुप है यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वो फार्मूला होता है m = l + h/f n/2 माइनस, यहाँ पे f लिखा हुआ इन्होंने, या फिर c लिखा होता है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होता है। l होगा लोअर बाउंड्री, h होती है आपके पास विड्थ यानी कि हाइट क्या है, f जो है ना आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी, और f जो इन्होंने दिया ना कैपिटल में वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना इन्होंने अगर आपको करवाया तो वो हम देख लेंगे, यहाँ पे इन्होंने बस आपको फार्मूला ही बताया हुआ, बस आप फार्मूला याद रखें। अगर क्वेश्चन लॉन्ग में करवाया हो तो फिर वो देख लेता, मतलब इन्होंने शायद करवाया नहीं है, नेक्स्ट देखेंगे अभी। अच्छा, मोड कैसे फाइंड करते हैं, मोड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो बार बार आ रही होती है। एग्जाम्पल भी दिया आपके पास, लिस्ट है 1 2 2 3 3 3 4, अब इनमें मुझे बताएं सबसे ज्यादा क्या वैल्यू आई है बार बार, 3 रिपीट हुआ है तो वो 3 आपके पास मॉड होगा, ठीक है।
जरूरी नहीं कि एक ही मोड हो, एक से ज्यादा मोड आ सकते हैं, जैसे 1 2 2 3 3 5। अब इसमें 2 2 दफा आया, 3 2 दफा आया, तो ये दोनों मोड होंगे, 2 और 3 दो मोड आ रहे हैं आपके पास। फिर आता है मोड, आपने फाइंड करना है ग्रुप डाटा। द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मोड, अगर आपके पास डाटा ग्रुप्ड है तो आप लेंगे L1 प्लस डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाई बाय एज। अच्छा, ये इन्होंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, आप एक और फॉर्मूला भी लिख सकते हो इसकी जगह, वो है L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एज। आप इसको रिपीट करके जो ना फॉर्मूला सुन लीजिएगा, वो ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है, ठीक है, वो आसान है जरा। एल आपके पास लोअर बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा 1 आपके पास आएगा जो आपने एफ एम जो है ना, मैं बता रही थी ना मैक्सिमम एफ जो आता है उसमें से आपने माइनस करना होता है आपके पास उससे अपर वाला F1, और एफ एम टू जो होगा एफ एम में से F2 को माइनस करना तो वो नीचे वाली वैल्यू होती है जो आपने सेलेक्ट की होती है उसमें से। अगर तो ये लॉन्ग में नेक्स्ट आपको जो है ना दिए हुए ना, अच्छा आपके कोर्स में इन्होंने नहीं बताए, नहीं तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है और बड़ी दफा रिपीट किया हुआ है मैंने आपको। हमारी ही जो है ना ये चैनल की अगर आप ओपन करेंगे ना हाली अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक में लिख के, आपको प्लेलिस्ट इसकी मिलेंगी जिसमें मैंने स्टैट्स के बड़े ब्रीफ जो है ना वो अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, जिसमें मीडियन अलग फाइंड करके बताया हुआ है, मॉड कैसे फाइंड करते हैं वो सारा कुछ लिखा हुआ है। तो आप उस ये वाली प्लेलिस्ट ओपन करें, वहां से आपको जो है ना हमारे ग्रुप की जो ना वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करें जिसमें स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड पढ़े हुए हैं सब्जेक्ट के टॉपिक, तो उसमें से आपको मीडियन फाइंड कैसे करना है, मॉड कैसे फाइंड करते हैं ग्रुप डाटा के लिए, अनग्रुप डाटा के लिए, आप वो सारी एग्जांपल को समझिए, आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसमें से लाजमी एक लॉन्ग है ना, तो आपको चाहिए कि आप वो लाजमी देख लें साथ। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बताया मीन मीडियन को आप फाइंड करके दिखाएं, आपको इन्होंने एक रूट वी दी और एक डब्ल्यू दिया हुआ है। फिर कहते हैं विच एवरेज डू यू थिंक इज मोर सुटेबल फॉर कंपेयरिंग द टाइम टेकन ऑन ईच रूट। वी दिया हुआ भाई, मीन फाइंड करना है आपने, मीन के लिए तो क्या करना होता है भाई, मीन के लिए सारी वैल्यूज को जमा करना है और इनके टोटल पे डिवाइड कर देना है। तो 53 52 48 51 49 47 42 48 57 53 इन सबको जमा करें और डिवाइड कर देंगे। ये टोटल कितने हैं, ये टोटल 10 है, तो इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इसका मीन आ जाएगा। आपने इसका मीडियन फाइंड करना है, तो वो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इनको तरतीब दें, अरेंज करें, अरेंज लिख करने के बाद आपने इसके ऊपर इवन वाला फॉर्मूला लगाना है, 1/2 n डिवाइडेड बाय 2 प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला फॉर्मूला लगाएं, जोन सी पोजीशन को रिप्रेजेंट वो कर रहा होगा वो वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी मीडियन। सेकंड वाले में भी मीन फाइंड किया और मीडियन सेम जैसे ऊपर वाला किया वैसे नीचे वाला भी आपने करना है। एग्जांपल आपको एक और दी हुई है, ए और बी में डाटा गिवन किया और कहते हैं आपने बताना है फाइंड क्या करना है फॉर बोथ सेट ऑफ डाटा द मीन मीडियन मॉड इक्वल टू 60। तो आपने बताना है कि ये सेट आपके पास सेम है कि नहीं। तो देखिए भाई, इसका सम आप फाइंड करके देखिए, मीन फाइंड करें, अगर वो भी 60 आ रहा है, इस डाटे के लिए मीडियन भी 60 आ रहा है और मॉड भी 60 आ रहा है, ठीक है। तो कहते हैं इफ वी वर गिवन नथिंग बट द मेजर ऑफ लोकेशंस यू माइट बी टेम्प्टेड टू थिंक दैट द टू सेट्स ऑफ डाटा आर सिमिलर। आपने देखना किसी दो का डाटा सेम आ रहा है बट बी इज मच मोर स्प्रेड आउट देन ए, it is necessary for us to devise some new measures to summarize this spread of data। हमने ये देखना होता है कि डाटा जो इन्होंने हमें गिवन किया हुआ है वो कितना स्प्रेड हो सकता है। अब ए और बी इन दोनों का आपने जब फाइंड करना है ना, आप इनका मीन फाइंड करके देखें, मीडियन या मॉड, अगर ये आपके पास सेम आ रहे हैं तो भाई हम कह सकते हैं भाई ये आपके पास पोजीशंस में सेट हो रहा है डाटा और ये दो में सेम डाटा पड़ा हुआ है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि डाटा आपके पास सेम नहीं पड़ा हुआ, वो मजीद जो है ना वो समराइज होगा, तो उसके लिए आप नेक्स्ट सीखेंगे, ठीक है। तो ये था आपके पास जो है ना वो आज का जो है ना हमने ये सीरीज मुकम्मल कर लिया है। आपको जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आए, मैं बार बार कह रही हूँ, आप उसकी हमारी प्लेलिस्ट में जाके तो सेपरेट वीडियोस भी देख सकते हैं ना, अगर आप कहेंगे तो आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे साथ, ठीक है, स्टैट्स की वीडियोस की। तो ये थी हमारी प्रिपरेशन, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।